एक नवजात शिशु को देखिए, मतलब वो अपना सिर तक खुद नहीं संभाल सकता है ना? हाँ बिल्कुल, असहाय होता है वो। एकदम। लेकिन सिर्फ 24 महीनों के अंदर वही बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता है, कुछ-कुछ बात करने लगता है और अपनी भावनाएं दिखाने लगता है। तो मतलब एक इंसान का बच्चा इतने कम समय में पूरी तरह से लाचार स्थिति से एक लॉजिकल प्राणी में कैसे बदल जाता है? हम्म, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। सही कहा। तो इस नए डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट या सीडीपी भी कहते हैं। और आज की चर्चा का जो आधार है ना, वो बेहतरीन अध्ययन सामग्री और स्लाइड्स हैं जो यूपी टीईटी और झारखंड टीईटी 2026 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तैयार की गई हैं। बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य यहाँ बहुत क्लियर है। हमें इस विषय को ऐसे समझना है कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके परीक्षा में 5 से 6 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएं। हाँ, 5-6 नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में। बिल्कुल रखते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसे अगर सही नजरिए से समझा जाए ना, तो तथ्यों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अक्सर लोग सिर्फ डेफिनेशंस याद करने में लग जाते हैं। हाँ हाँ, वो किताब से रट्टा मारने वाली बात। एकदम। लेकिन सीडीपी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे केवल किताबों में पढ़ा जाए। ये तो वो विज्ञान है जो हमारे घरों में हमारे सामने हर दिन हो रहा है। शुरुआत में ही ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि बाल विकास का मतलब सिर्फ बच्चे के शरीर का बढ़ना है। मतलब जैसे लंबाई बढ़ना या वजन बढ़ना। हाँ, वही। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है, ये बच्चे के संपूर्ण स्वरूप का होलिस्टिक यानी समग्र रूपांतरण है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं, तो मतलब इसमें मुख्य रूप से 4 स्तंभ शामिल होते हैं, है ना? हाँ। शारीरिक विकास, फिर मानसिक या कॉग्निटिव विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। बिल्कुल, यही 4 पिलर्स हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये चारों अलग-अलग काम नहीं करते। मान लीजिए एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है और वो ठीक से दौड़ नहीं पाता। हाँ, तो इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ेगा। एग्जैक्टली। इस वजह से वो मैदान में दूसरे बच्चों के साथ खेलने से कतराएगा, यानी उसका शारीरिक विकास उसके सामाजिक विकास को रोक रहा है। और जब वो दूसरों के साथ नहीं खेलेगा तो उसका आत्मविश्वास कम होगा, जो सीधे उसके भावनात्मक विकास को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ। तो जन्म से लेकर बड़े होने तक इन चारों आयामों के एक साथ जुड़े हुए बदलाव को ही बाल विकास कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है। मतलब मस्तिष्क, शरीर, भावनाएं और समाज, ये चारों ना एक कार के 4 पहियों की तरह हैं। अच्छा। हाँ, अगर एक पहिए में भी हवा कम है तो विकास की गाड़ी सही गति से आगे नहीं बढ़ सकती। और एग्जाम के नजरिए से देखें तो यहाँ से एक सीधा सवाल बनता है, जब भी विकास शब्द आए तो उसका मतलब सिर्फ ऊंचाई या वजन नहीं है, बल्कि वो इन चारों डायमेंशंस का एक बैलेंस्ड नेटवर्क होता है। समझ गया। तो अब जब हमें ये क्लियर हो गया है कि विकास एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है, तो सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये अचानक से हो जाता है या इसका कोई पैटर्न है? इसका एक बहुत ही सेट पैटर्न है। हाँ, मेरे दिमाग में ना इसे लेकर एक स्मार्टफोन वाली बात आ रही है। मतलब विकास केवल एक इमारत की ईंटें जोड़ने जैसा नहीं है कि बस एक के ऊपर एक ईंट रखी और दीवार बन गई। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ अपग्रेड करने जैसा है। जैसे जैसे बच्चे का शरीर यानी हार्डवेयर बढ़ता है, उसका दिमाग और भावनाएं यानी सॉफ्टवेयर भी लगातार अपडेट होते रहते हैं, नए नए फीचर्स अनलॉक होते रहते हैं। अरे वाह, ये स्मार्टफोन वाला एग्जाम्पल इस प्रोसेस को समझने के लिए एकदम सटीक है। और जिस तरह हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट के कुछ सख्त नियम होते हैं ना, वैसे ही बाल विकास के भी कुछ फिक्स नियम हैं जो दुनिया के हर बच्चे पर लागू होते हैं। हमारी स्लाइड्स और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हैं। और जो स्टूडेंट्स टीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चारों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीधे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए नियमों को थोड़ा डीकोड करते हैं। पहला नियम जो स्लाइड्स में है वो है निरंतर प्रक्रिया या कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि विकास जन्म से शुरू होकर जिंदगी भर चलता है, ये कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल, ये एक नॉन स्टॉप जर्नी है। और शायद यहीं से वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास के बीच का अंतर भी साफ होता है। मतलब एक उम्र के बाद हमारी लंबाई बढ़ना तो बंद हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन हमारा जो मानसिक और सामाजिक विकास है वो तो जिंदगी के आखिरी दिन तक चलता रहता है। एकदम सही। वृद्धि एक फिजिकल चीज है जिसे आप इंची टेप से नाप सकते हैं, लेकिन विकास एक लाइफ टाइम चलने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है।
इसके बाद जो दूसरा नियम हमारी लिस्ट में है वो है क्रमबद्ध विकास यानी सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। अच्छा, सीक्वेंस में होना। हाँ, प्रकृति ने ना विकास का एक बहुत ही सख्त अनुक्रम तय किया हुआ है। मतलब कोई भी बच्चा पैदा होते ही सीधे वाक्य नहीं बोलने लगता। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। वो पहले अजीब सी आवाजें निकालता है जिसे हम बैबलिंग कहते हैं, फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द बोलता है और उसके बहुत बाद जाकर वो ग्रामर के साथ पूरे वाक्य बनाता है। शारीरिक रूप से भी तो ऐसा ही होता है ना। पहले बच्चा अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना और आखिर में खड़ा होकर दौड़ना। बिल्कुल, कोई भी बच्चा इस सीक्वेंस को जंप करके आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो ऐसा जैसे किसी वीडियो गेम में बिना पहला लेवल पार किए आप दूसरे लेवल पे नहीं जा सकते। हाँ, बहुत सही तुलना है ये। लेकिन यहीं पर एक पेच भी है। जो तीसरा नियम है वो कहता है व्यक्तिगत अंतर या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब भले ही सीक्वेंस सबके लिए एक हो, लेकिन उस सीक्वेंस को पार करने की जो स्पीड है वो हर बच्चे के लिए अलग होती है ना? एकदम, हर बच्चा अपने आप में अलग है। हाँ, कोई बच्चा 10 महीने की उम्र में चलने लगता है तो किसी को 14 महीने लग जाते हैं। कुछ जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ को ज्यादा टाइम लगता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही पूरी तरह से नॉर्मल हैं। ये व्यक्तिगत अंतर वाला जो पॉइंट है ना, ये एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स और पर्यावरण का जो मिक्सचर हर बच्चे को मिलता है वो ही उसके विकास की स्पीड तय करता है। एक टीचर के रूप में ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लास के 30 बच्चे एक ही स्पीड से नहीं सीख सकते। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और एग्जाम में ना अक्सर ये सवाल घुमा कर आता है कि क्या सभी बच्चों में विकास की दर समान होती है? तो इसका जवाब हमेशा नहीं होगा। क्रम समान होता है लेकिन दर या रेट हमेशा अलग होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया ये। हाँ। अब चौथी नियम पर आते हैं और यहाँ ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। ये नियम है सामान्य से विशेष, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। कहा जाता है कि पहले शरीर की सामान्य हरकतें होती हैं और फिर विशिष्ट कौशल आते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी बनाने की बात करें, जैसे घर बनाना है, तो हम पहले छोटी छोटी ईंटें जोड़ते हैं ना। हाँ। और तब जाके एक सामान्य बड़ा ढांचा खड़ा होता है। तो बाल विकास इसके बिल्कुल उल्टा कैसे काम कर रहा है? मतलब ये छोटी चीजों से बड़ी चीजों की तरफ क्यों नहीं जा रहा? इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाइए। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत ही नेचुरल है और सच बताऊं तो एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पे करते हैं। इसे ना घर बनाने के नजरिए से मत देखिए, इसे एक छोटे बच्चे की मांसपेशियों के कंट्रोल के नजरिए से देखिए। अच्छा। जब एक 3 महीने का बच्चा अपने सामने रखे किसी खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या वो सीधे अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करता है? नहीं, वो तो पूरा हाथ मारता है। बिल्कुल, उसका अपने शरीर पर कोई सूक्ष्म कंट्रोल नहीं होता। वो अपने पूरे हाथ, कंधे और यहाँ तक कि अपने पूरे धड़ को उस खिलौने की तरफ धकेलता है। वो पूरी तरह से अनाड़ीपन से भरा होता है। ये पूरे शरीर का एक साथ इस्तेमाल करना ना एक सामान्य या जनरल हरकत है। ओह, तो इसका मतलब है कि शुरुआत में बच्चा किसी एक खास अंग पे फोकस नहीं कर पाता, उसका पूरा शरीर एक साथ रिएक्ट करता है। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे नर्वस सिस्टम का विकास होता है, न्यूरॉन्स बेहतर तरीके से जुड़ते हैं। कुछ महीनों बाद वही बच्चा पूरे शरीर को फेंकने के बजाय सिर्फ अपनी बाह बढ़ाता है। फिर वो अपनी हथेली से चीजों को पकड़ना सीखता है। और जब वो लगभग 1 साल का हो जाता है तब जाकर वो अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली का बहुत ही परफेक्शन से इस्तेमाल करके जमीन पर पड़ी एक छोटी सी मटर या मोती को उठा सकता है। उंगलियों का ये जो इस्तेमाल है ना, ये एक विशिष्ट या स्पेसिफिक स्किल है जिसे पिंसर ग्रास्प कहते हैं। अरे वाह। तो विकास हमेशा बड़ी, बेतरतीब और सामान्य हरकतों से शुरू होकर छोटी, सटीक और विशिष्ट हरकतों की ओर बढ़ता है। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया शारीरिक विकास के लिए। पर क्या ये नियम हमारी भावनाओं पर भी लागू होता है? 100% लागू होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास फीलिंग्स को दिखाने का सिर्फ एक सामान्य तरीका होता है और वो है रोना। हाँ, बात बात पे रोना। बिल्कुल, उसे भूख लगी हो, दर्द हो या उसे डर लग रहा हो, वो सिर्फ रोता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी भावनाएं विशिष्ट या स्पेसिफिक होने लगती हैं। वो गुस्से के लिए अलग तरह से रिएक्ट करता है, निराशा के लिए अलग और खुशी के लिए अलग। तो यहाँ भी हम सामान्य से विशेष की ओर ही जा रहे हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है। चीजों को इस तरह से जोड़ने पर तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो अब तक हमने विकास के 4 मेन रूल समझ लिए: निरंतरता, क्रमबद्धता, व्यक्तिगत अंतर और सामान्य से विशेष। अब टाइम आ गया है कि हम इन नियमों को लाइफ की टाइमलाइन पर रखकर देखें। बिल्कुल, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ,
मनोविज्ञान और हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार बाल विकास को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो चलिए लाइफ के पहले दिन यानी शैशवावस्था या इन्फेंसी से शुरू करते हैं, जो जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है। ये हमारी लाइफ का सबसे नाजुक और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। शैशवावस्था वो नींव है जिस पर पूरे जिंदगी की इमारत खड़ी होनी है। यही पर मैं एक और धारणा पर बात करना चाहता हूँ। अगर आप आमतौर पर किसी से पूछे ना कि इंसान के जीवन में विकास की स्पीड सबसे तेज कब होती है, तो ज्यादातर लोग टीनेज या किशोरावस्था का नाम लेंगे। हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है। क्योंकि टीनेज में बच्चे एकदम से लंबे हो जाते हैं, उनकी आवाज बदल जाती है। लेकिन हमारे नोट्स बहुत ही क्लियरली ये दावा कर रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास की गति जीवन में सबसे तेज शैशवावस्था यानी 0 से 2 वर्ष में होती है। तो क्या सच में ऐसा है? किशोरावस्था में जो ग्रोथ होती है वो हमें बहुत साफ दिखाई देती है, इसीलिए लोग उसे सबसे तेज मान लेते हैं। लेकिन अगर हम विकास की दर या रेट की बात करें ना, तो 0 से 2 वर्ष के बीच जो चमत्कार होता है वो जीवन में फिर कभी नहीं होता। अच्छा, कैसे? जरा सोचिए, जन्म के समय एक नॉर्मल बच्चे का वजन लगभग 3 किलो होता है और केवल 1 साल के अंदर उसका वजन 3 गुना होकर 9 किलो तक पहुंच जाता है। क्या एक 20 साल का इंसान 1 साल में अपना वजन 3 गुना बढ़ा सकता है? बाप रे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अगर एक 60 किलो का आदमी 1 साल में 180 किलो का हो जाए तो ये तो अकल्पनीय है। एकदम। और ये स्पीड सिर्फ शरीर तक लिमिटेड नहीं है। बच्चे के ब्रेन का साइज और वॉल्यूम पहले 2 सालों में अविश्वसनीय रूप से बढ़ता है। उसके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हर सेकंड लाखों नए कनेक्शंस बना रहे होते हैं। अरे वाह! इसी तेज न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण बच्चा बुनियादी मोटर स्किल्स सीखता है। जो बच्चा हिल भी नहीं सकता था, वो रेंगना, खड़ा होना और चलना सीख जाता है। इसके अलावा भाषा के विकास की नींव भी यहीं रखी जाती है। वो आवाजें पहचानना और अपने पहले शब्द बोलना। हाँ, माँ, पापा, पानी जैसे शब्द। इसके साथ ही नोट्स में शैशवावस्था के दौरान एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू का भी जिक्र है, इमोशनल अटैचमेंट या भावनात्मक जुड़ाव। ये बताया गया है कि माता पिता के प्रति एक गहरा लगाव इसी उम्र में बनता है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे ना बच्चे की लाचारी या असहाय अवस्था वाला विज्ञान है। एक छोटा शिशु अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट है। उसे नहीं पता दुनिया कैसी है। सही बात है। जब उसे भूख लगती है और वो रोता है और कोई आकर उसे दूध पिलाता है, जब वो डरता है और कोई उसे गले लगा लेता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, ये दुनिया एक सुरक्षित जगह है और मेरी जरूरतें पूरी की जाएंगी। एक बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक थे, एरिक एरिक्सन। उन्होंने इसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का नाम दिया है। अच्छा, विश्वास बनाम अविश्वास। हाँ, ये शुरुआती जुड़ाव ही ये तय करता है कि वो बच्चा फ्यूचर में दुनिया और रिश्तों को किस नजरिए से देखेगा। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है? तो आंसर होगा शैशवावस्था। बेहतरीन। तो शैशवावस्था में एक बहुत ही मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब बच्चा चलना सीख गया है, बोलना शुरू कर चुका है और उसे पता है कि उसके माता पिता उसके लिए सुरक्षित हैं। अब 2 साल की उम्र के बाद विकास एक नया मोड़ लेता है ना? बिल्कुल। शरीर के बढ़ने की वो जो तूफानी स्पीड थी, वो थोड़ी धीमी हो जाती है और दिमाग की ऊर्जा एक बिल्कुल नई दिशा में जाने लगती है। हमारी स्लाइड्स इसे बाल्यावस्था या चाइल्डहुड कहती हैं, जो 2 से 11 वर्ष तक चलती है। इसे लर्निंग एज या सीखने की उम्र कहा गया है। ये जो नाम है ना, लर्निंग एज, ये इसके काम को पूरी तरह डिफाइन करता है। जैसे ही बच्चा 2 साल का आंकड़ा पार करता है, उसकी दुनिया सिर्फ उसके माता पिता या उसके घर तक लिमिटेड नहीं रहती। वो बाहर निकलता है। हाँ, इस उम्र में ब्रेन का वो हिस्सा तेजी से विकसित हो रहा होता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। बच्चा अपने आसपास की हर चीज को एक स्पंज की तरह सोख रहा होता है। इस अवस्था से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प एमसीक्यू हमारे नोट्स में है, जो पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। अच्छा, कौन सा? प्रश्न है कि तार्किक सोच या लॉजिकल थिंकिंग का विकास मुख्य रूप से बाल विकास की किस अवस्था में शुरू होता है? और इसका उत्तर शैशवावस्था या किशोरावस्था नहीं है, बाल्यावस्था है। तो
एक 4 या 5 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या बदल रहा है कि वो अचानक से लॉजिकल होने लगता है? ये ना सबसे बड़ा बदलाव है जो इंसान को बाकी जानवरों से अलग करता है। शैशवावस्था में बच्चा चीजों को सिर्फ देखता है और मान लेता है। उसे लगता है पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बाल्यावस्था में दिमाग कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के बीच कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। बच्चा अब सिर्फ ये नहीं देखता कि आसमान नीला है, वो ये पूछना शुरू करता है कि आसमान नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, हाँ, सूरज रात में कहाँ चला जाता है। ये जो क्यों वाला दौर है ना, ये माता पिता को भले ही थका दे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव माइलस्टोन है। इसका सीधा मतलब है कि बच्चा अब जादुई दुनिया से बाहर निकलकर तर्क की दुनिया में कदम रख रहा है। और शायद यही वजह कि इस उम्र में भाषा का विकास भी बहुत तेजी से होता है, क्योंकि मतलब जब दिमाग में इतने सारे क्यों और कैसे चल रहे होंगे तो उन्हें पूछने के लिए शब्दों की जरूरत तो पड़ेगी ना। एकदम सही पकड़ा आपने। तर्क और भाषा हमेशा एक साथ चलते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज बाल्यावस्था में आता है, और वो है सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशल का निर्माण। वो कैसे? शैशवावस्था में बच्चा अकेले खेलता है, जिसे हम पैरेलल प्ले कहते हैं। अगर दो छोटे बच्चे एक कमरे में हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अपने अपने खिलौनों के साथ खेलेंगे। हाँ, मैंने नोटिस किया है ये। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा दूसरों के साथ मिलकर खेलना शुरू करता है। वो अपने खिलौने शेयर करना सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि खेल के कुछ रूल्स होते हैं, और अगर वो बेईमानी करेगा या नियम तोड़ेगा तो दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेलेंगे। ये तो मतलब एक तरह से समाज की एक छोटी सी ट्रेनिंग हो गई, जहां बच्चे सीखते हैं कि दुनिया में आप अकेले अपनी मनमर्जी से नहीं रह सकते, आपको दूसरों के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। बिल्कुल, वो खेल का मैदान उनके लिए एक मिनी सोसाइटी होता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही स्पष्ट ट्रिक मैं बता दूं स्टूडेंट्स को। यदि प्रश्न में लॉजिकल थिंकिंग, लर्निंग एज या सोशल स्किल्स वर्ड है, तो उसका सीधा कनेक्शन बाल्यावस्था से है, यानी 2 से 11 साल। बहुत बढ़िया। अब हम लाइफ की उस स्टेज की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित है, सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, और शायद माता पिता के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाली भी है। किशोरावस्था। हाँ, 11 साल की उम्र तक बच्चे ने तर्क करना सीख लिया, वो समाज के नियम समझने लगा, लेकिन अब वो इसी तर्क का इस्तेमाल दुनिया में अपनी खुद की एक अलग जगह खोजने के लिए करता है। हमारी सामग्री में इस अवस्था को किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहा गया है, जो 11 से 18 साल तक है। सही है। नोट्स में ना इसके लिए बहुत ही भारी भरकम और नाटकीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसे संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है, और तूफान की अवस्था यानी स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी कहा गया है। इतने ड्रामा वाले शब्द क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जो बदलाव होते हैं ना, वो सच में किसी तूफान से कम नहीं होते। इसकी शुरुआत बायोलॉजी से होती है। इस उम्र में प्यूबर्टी हिट करती है। शरीर में हार्मोनल बदलाव एकदम ज्वालामुखी की तरह फटते हैं। शारीरिक रूप से बच्चा अचानक एक अडल्ट जैसा दिखने लगता है। हाँ, वो अचानक से हाइट बढ़ जाना। बिल्कुल, लेकिन जो असली तूफान है वो दिमाग के अंदर चल रहा होता है। किशोरावस्था में ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो लॉजिकल डिसीजन लेता है, उसकी तुलना में एमिग्डाला जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो कहीं ज्यादा तेजी से एक्टिव होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि उनका इमोशनल दिमाग उनके लॉजिकल दिमाग पर भारी पड़ता है। एकदम सही। इसलिए इस उम्र में फीलिंग्स इतनी ज्यादा इंटेंस और बेकाबू होती हैं। वो एक पल में बहुत खुश होते हैं और अगले ही पल उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है। अपने इम्पल्सेस पर उनका कंट्रोल बहुत कम होता है। इस बायोलॉजी के साथ साथ नोट्स में एक साइकोलॉजिकल वर्ड भी जोड़ा गया है, पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्या चीज है? देखिए, बचपन तक ना एक बच्चे की पहचान पूरी तरह से उसके माता पिता पर डिपेंड करती है। मैं इनका बेटा हूँ या मैं फलां स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है, उसका दिमाग उसे अपने परिवार से अलग एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाने के लिए पुश करता है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है कि मेरे माता पिता की छाया से अलग मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरे दोस्त कौन है, मेरा करियर क्या होगा। तो एक तरह से उनका विद्रोही होना या माता पिता की बातों का उल्टा करना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ये उनकी अपनी पहचान बनाने की एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। बिल्कुल, ये समाज से अलग होने की कोशिश नहीं है, बल्कि समाज में अपनी खुद की एक जगह बनाने की कोशिश है। वो अपने परिवार से हटकर अपने दोस्तों के ग्रुप में, जिसे हम पेयर ग्रुप कहते हैं, ज्यादा एक्सेप्टेंस ढूंढते हैं।
ये एक बच्चा होने और एक वयस्क होने के बीच का पुल है। इसी वजह से इसे संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। हाँ, और क्योंकि ये खोज बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कीवर्ड है। कैंडिडेट्स ध्यान दें, अगर क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, संक्रमण काल या तूफान की अवस्था पूछा जाए तो उसका डायरेक्ट लिंक किशोरावस्था से है। तो हमने बाल विकास के नियमों और उसकी तीनों अवस्थाओं के पीछे की साइकोलॉजी को बहुत ही गहराई से समझ लिया है। ये सच में केवल एग्जाम की तैयारी नहीं थी, बल्कि ह्यूमन माइंड की एक जर्नी थी। लेकिन चूंकि जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, उनका एक बड़ा लक्ष्य एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाना भी है, तो अब इस सारे ज्ञान को समेटने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, एक क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री के एंड में एक बहुत ही स्पष्ट टीईटी एग्जाम ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो अगर हमें इस पूरे एनालिसिस को एग्जाम के मैच द कॉलम या मैचिंग वाले सवालों के लिए डिकोड करना हो, तो वो कैसे होगा? आप प्लीज इसे समराइज करें। हाँ, इस ब्लूप्रिंट को ना कैंडिडेट्स अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह छाप लें। ये एग्जाम में बहुत टाइम बचाएगा। तो चलिए इसे तेजी से रिवाइज करते हैं। हाँ, पहली अवस्था है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष। इसका सीधा कनेक्शन है फास्टेस्ट ग्रोथ से, यानी शारीरिक और मानसिक विकास की सबसे तेज गति। याद रहेगा। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, 2 से 11 वर्ष। इसके कीवर्ड्स हैं लॉजिकल थिंकिंग, तर्क की शुरुआत, भाषा कौशल और लर्निंग एज। ठीक है। और तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, 11 से 18 वर्ष। इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी स्वयं की पहचान का संकट और ट्रांजिशन पीरियड या तूफान की अवस्था। वाह, ये ब्लूप्रिंट सच में उन 5-6 अंकों की मास्टर की है। तो आज की इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि बाल विकास कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक निरंतर, क्रमबद्ध और सामान्य से विशेष की ओर जाने वाली एक अमेजिंग जर्नी है। बिल्कुल। तो जो भी छात्र यूपी टीईटी या झारखंड टीईटी 2026 में बैठ रहे हैं और सीडीपी में 30 में से 30 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उनके लिए स्लाइड्स में एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप YouTube पर ऐतिहासिक नॉलेज चैनल से जुड़ सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आपको एकदम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सही गाइडेंस देगा। हाँ, एक सही डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट्स की क्लियर समझ ना एग्जाम के प्रेशर को पूरी तरह खत्म कर देती है। एकदम सही। तो आज का हमारा ये डीप डाइव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहता हूं जिस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। बताइए। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि साइकोलॉजी के हिसाब से बाल विकास जिंदगी भर चलने वाली एक प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकती। हाँ, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जब हमने स्टेजेस को बांटा तो वो 18 साल की आयु यानी कि किशोरावस्था पर आके खत्म हो गई। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बचपन में आया वो तर्क और किशोरावस्था का वो पहचान का संकट वाकई 18 साल के होते ही अचानक से शांत हो जाता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? या फिर है कि मैं कौन हूं? ये वाला सवाल अनजाने में हमारी एडल्ट लाइफ को भी जिंदगी भर गहराई से इफेक्ट करता रहता है। क्या हम 30, 40 या 50 की उम्र में भी अपनी पहचान को नए सिरे से नहीं तलाशते? क्या विकास सच में 18 पर रुक जाता है या हम बस उसे नोटिस करना बंद कर देते हैं? ये तो सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस बेहतरीन डीप ड्राइव में शामिल होने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया, धन्यवाद।